बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, कुछ कहने से पहले सबको सलाम करता हूँ। काबिल एहतराम मेरे छोटे भाई जैसे दोस्त कामरान सिद्दीकी साहब, प्रिंसिपल मैडम, दूसरे टीचर्स, स्टाफ, बच्चों के पेरेंट्स, गार्जियंस और मेरे एक और छोटे भाई मोहतरम हुमायूं सिद्दीकी, और सबसे अहम हमारे ये प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं उन लोगों को खिराज अकीदत पेश करता हूं जिन लोगों ने इस देश की आज़ादी के लिए और हमें अंग्रेज़ों की गुलामी से छुड़ाने के लिए जाम शहादत भी लिया और वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए। मैं शेर के साथ उनको खिराज अकीदत पेश करता हूँ कि तुम्हें कहता है मुर्दा कौन, तुम जिंदों के जिंदा हो। तुम्हें कहता है मुर्दा कौन, तुम जिंदों के जिंदा हो। तुम्हारी नेकियां जिंदा, तुम्हारी खूबियां बाकी। मैं भी बच्चों के परफॉर्मेंस देख रहा था और जो कामरान सर ने थोड़ी सी मेरे तारुफ में बातें कही। मैं मेरठ में ही 2-3 जगह मैं इन्वाइटेड था झंडा फहराने के लिए और स्पीच देने के लिए, लेकिन मैं वहाँ ना जाकर यहाँ क्यों आया? वो उसमें एक वजह कामरान सर नहीं है सिर्फ, बल्कि उसकी बुनियादी वजह ये थी कि जो दूसरी जगहों पर मुझे जाना था, बुलाया गया था, वहाँ बड़े लोगों के बीच में प्रोग्राम था, लेकिन यहाँ जो ये प्रोग्राम था ये बच्चों का प्रोग्राम था और मैं बच्चों के प्रोग्राम को तरजीह देता हूँ। और क्यों देता हूँ, मैं अपनी बात यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसलिए कि ये जो बच्चे जो हमारे सामने आज परफॉर्म कर रहे हैं, जो हमारे सामने आकर खड़े हैं और कोशिश कर रहे हैं अच्छी परफॉर्म करने की, नन्ना मुन्ना राई हूँ, तो एक तो ये कि हमें अपना बचपन याद आ जाता है, हम अपने बचपन में चले जाते हैं। और दूसरी वजह ये है कि यही बच्चे हमारे कल के सिपाही हैं, यही बच्चे कल के कलेक्टर हैं, यही बच्चे कल के डीएम हैं, यही बच्चे कल के डॉक्टर हैं, यही बच्चे कल के इंजीनियर हैं, यही बच्चे कल के नेता हैं, यही बच्चे कल के प्रधानमंत्री हैं, यही बच्चे कल के राष्ट्रपति हैं, यही बच्चे सब कुछ हैं। ये हमारे ऊपर, हम टीचर्स के ऊपर और हम गार्जियंस के, इनके पेरेंट्स के, इनके माँ बाप के, इनके बड़े बहन भाइयों के ऊपर डिपेंड करता है कि हम इनको बनाना क्या चाहते हैं। मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, जैसे कामरान सर ने बताया, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, जो दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटी में जिसका नाम है, वहीं से मैं पढ़ा भी हूँ। मेरे दोस्त कामरान सर भी वहीं से पढ़े हैं। उसके जो फाउंडर हैं, जिन्होंने उस यूनिवर्सिटी की बुनियाद डाली, उनका नाम सर सैयद अहमद खान है। उन्होंने एजुकेशन लाइन में भी बहुत बड़े काम किए और दूसरी लाइन में भी बहुत बड़े काम किए। उन्होंने एक बार ये बात कही कि ये हमारे बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं। जिस तरीके से एक कुम्हार कच्ची मिट्टी को आवे में रखता है और उसमें वो जो शेप में उसको ढालना चाहता है उसको वो ढाल लेता है। उससे वो गुल्लक बनाना चाहे उस कच्ची मिट्टी से गुल्लक बना देता है, उससे वो दिया बनाना चाहे वो बना देता है, उससे वो गमला बनाना चाहे गमला बना देता है, उससे वो हांडी बनाना चाहे हांडी बना देता है। तो ये जो बच्चे हैं हमारे छोटे बच्चे, जिन्हें अभी कुछ भी पता नहीं है, ये हमारे बच्चे उसी कच्ची मिट्टी की तरह हैं। हम समाज के लोग, जिसमें सबसे अहम रोल टीचर्स का है और उनके गार्जियंस का, उनके माँ बाप का है, हम इनको क्या बनाना चाहते हैं, ये बच्चे वो भी बन जाएंगे। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इन बच्चों की परवरिश किस तरीके से कर रहे हैं, हम इन बच्चों को किस तरीके से गाइड कर रहे हैं।
मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर जो टीचर्स हैं, क्योंकि कामरान सर की देख देख में ये स्कूल चल रहा है, मेरी दुआ भी है, कोशिश भी है कि ये स्कूल खुदा करे और ज़्यादा तरक्की करे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर मौजूद हों। जिन भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की शुरुआत हुई है वो चंद बच्चों से ही शुरुआत हुई है। मैं अभी पूछ रहा था इनसे, कामरान सर से, कि आपके यहाँ भी कितने बच्चे हैं, तो इन्होंने बताया कि माशाल्लाह 20 के करीब यहाँ बच्चे हैं। हम जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, वो एक स्टूडेंट से शुरू हुई, एक बच्चे। आज वहाँ कितने स्टूडेंट्स हैं? ये दोनों लोग शुमाइम और ये कामरान, ये उन्हीं पे पढ़े हुए हैं। आज वहाँ 30,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। कितने बच्चों से शुरुआत हुई थी? एक से शुरुआत हुई। 30,000 से ज़्यादा वहाँ पर स्टूडेंट आज मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह वो भी होगा, लेकिन उससे ज़्यादा हमें फोकस इस बात पर रखना है कि हमें एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो देश के पहले शिक्षा मंत्री थे, पहले वज़ीर तालीम थे, उन्होंने ये बात कही थी कि जो तालीम, जो शिक्षा दिल से दी जाती है, वो समाज के अंदर एक इनकलाब ला सकती है। और यकीनन ये बात, अमीरी गरीबी हमारी तालीम हासिल करने में कोई उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बल्कि अगर आप अच्छे पढ़ने वाले हैं और आप बच्चों को पढ़ाने की एक हिम्मत रखते हैं, वो रखते हैं, तो बहुत सारे लोग अभी दुनिया में ऐसे मौजूद हैं। हमारे यहीं पर बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो ऐसे बच्चों की मदद करने को तैयार रहते हैं और करते भी हैं। और जो बच्चे बड़े होकर कामयाब हुए हैं, अगर आप उनकी ज़िंदगी को देखेंगे, उनके पास्ट को, उनकी हिस्ट्री को पढ़ेंगे, तो आप ये देखेंगे कि उनकी ज़िंदगी कितनी कुर्बानियों से और कितनी मुश्किलों से भरी हुई है। मैं एक एग्जाम्पल, एक मिसाल हर जगह देता हूँ, अपने बच्चों को भी देता हूँ। मुझे छोटे बच्चे तो कम ही मिलते हैं, क्योंकि हम बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएशन वालों को हम पढ़ाते हैं। तो मैं बच्चों को एक मिसाल हमेशा देता हूँ अपने देश के पहले राष्ट्रपति की, जो जिनका नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। उनके बारे में ये लिखा है कि वो इतने गरीब घर से थे, इतने गरीब घर से थे कि घर में इतना नहीं होता था कि वो रात में रोशनी जलाकर पढ़ सकें। तो क्या करते थे? तो स्ट्रीट लाइट होती थी, रास्तों में लैंप वगैरह लगाए जाते थे उस जमाने में, आजकल तो सोलर लाइट होती है। तो वो स्ट्रीट लाइट में, गली चौराहों पर जो लाइट होती थी, उसमें बैठकर वो पढ़ते थे। लेकिन टैलेंटेड कितने थे? इतने टैलेंटेड थे, जब एग्ज़ाम आता था, जब इम्तिहान होता था, तो जैसे पढ़ने लिखने वाले बच्चों को पता होगा, जो पढ़े लिखे हैं उनको मालूम होगा कि वो ऊपर लिखा रहता है क्वेश्चन पेपर पे कि किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दो, आंसर एनी 5 क्वेश्चन। पूछे 6-7 जाते हैं और कि भाई इनमें से आप किन्हीं भी 5 सवालों का जवाब दीजिए। तो कभी ऐसा नहीं होता था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कोई सवाल ना आता हो। तो वो क्या करते थे, जैसे 7 सवाल दिए हैं और ऊपर लिखा है कि किन्हीं 5 सवालों का जवाब दीजिए, तो वो 7 के 7 का जवाब दे देते थे। 7 के 7 का जवाब लिख कर और फिर नीचे ये लिख देते थे कि किन्हीं 5 सवालों के जवाब चेक कर लीजिए। तो टैलेंटेड इतने, गरीब कितने थे उसमें। तो ये गरीबी, ये कोई आड़ नहीं। और मेरी कौम के लोग यहाँ मौजूद हैं सब, और मैं कामरान भाई को इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूँ। मैं हमेशा इनके लिए तैयार रहता हूँ किसी भी चीज़ को कोऑपरेट करने के लिए, किसी भी चीज़ के सपोर्ट के लिए, कि कहीं और भी स्कूल खोल सकते थे, ऐसा नहीं कि नहीं खोले। मैं पहली बार स्कूल में आया, एकेडमी तो मैं आता रहता हूँ, मिलता रहता हूँ, लेकिन स्कूल में मेरा पहली बार आना हुआ जब मैं इतने अंदर आ रहा था, तो बहुत अंदर तक आगे चले गए, मुझे ला रहे थे, मैंने कोई और कितनी अंदर है। तो यहाँ आकर मुझे और इस बात की खुशी हुई कि इन्होंने स्कूल को एक सामने प्रॉफिट रख के या सामने एक बिजनेस के तौर पे स्कूल नहीं खोला है, बल्कि इन्होंने एक ऐसी जगह पर स्कूल खोला जहाँ पर वाकई एक अच्छे स्कूल की जरूरत। मैं इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ और मैं हमेशा इस बात के लिए तैयार रहूँगा कि जहाँ पर भी जिस भी लायक मेरी ज़रूरत होगी, जिस भी तरीके से मैं इंशाअल्लाह हमेशा इनके साथ खड़ा हूँ। आज का दिन बहुत मुबारक दिन है और यौम आज़ादी से और आज़ादी दिलाने वालों के ताल्लुक से अगर आज के दिन बात ना हो तो ये दिन बेमायना हो जाएगा। अब मैं उस पर आता हूँ
हम 15 अगस्त क्यों मनाते हैं? सवाल ये, बहुत सारी बातें, कुछ कामरान सर ने भी बातें की, मैडम ने भी बातें की, और इसका हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, इस पर भी थोड़ी सी बात होनी चाहिए। सवाल ये है कि देश आज़ाद तो हुआ 15 अगस्त 1947 में, लेकिन सवाल ये है कि देश गुलाम कैसे हुआ? और बस इसी बात को बताकर मैं बात खत्म करूँगा, क्योंकि बात अगर सिर्फ इस पर करी जाए कि बीमारी हो गई या कोई चीज़ हो गई, तो बात इस पर भी होनी चाहिए कि आखिर क्यों हुई। तो अगर हम आज़ाद हुए तो बात इस पर भी होनी चाहिए कि आखिर गुलाम क्यों हुए। मैं कई प्रोग्राम में ये बात कह चुका हूँ, और बड़े बड़े प्रोग्राम में, कि अंग्रेज़ों से पहले यहाँ पर मुग़लों की हुकूमत थी। अंग्रेज़ों से पहले यहाँ पर मुसलमानों ने सन 712 से लेकर, अभी 2024 चल रहा है, ये बात याद रखिए, मुसलमानों ने 712 ईस्वी से लेकर 1857 तक किसी न किसी हैसियत से राज किया। कितने साल हो गए? यानी 1150 साल लगभग मुसलमानों का हिंदुस्तान से राज रहा। इसी हिंदुस्तान, जिस हिंदुस्तान में आज हमें शक की नज़र से देखा जा रहा है, जिस हिंदुस्तान में हमारे ऊपर तरह के जुल्म किए जा रहे हैं, उसी हिंदुस्तान पर, और ये हिंदुस्तान इतना नहीं था, इसका बहुत बड़ा था, जब मुसलमानों ने यहाँ पर 1150 साल राज किया। तो इससे पहले जो मुग़लों का राज था, मुग़लों ने, और उससे पहले जो है सल्तनत काल था, उन लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई। उनकी अजमत की, उनकी बड़ाई की जो गवाही आज भी दे रही है। कुतुब मीनार की ऊंचाई बता रही है कि मुसलमानों ने किस शान और शौकत के साथ यहाँ पर हुकूमत करी। ताजमहल की खूबसूरती बताती है कितने खूबसूरत अंदाज में उन्होंने यहाँ पर नौकरी की, तो सॉरी हुकूमत करी। और लाल किले की मजबूती इस बात का गवाह कि मुसलमान यहाँ पर कितने मजबूत थे। फिर भी गुलाम बन गए, आखिर क्यों? मुट्ठी भर अंग्रेज, मुट्ठी भर, उनका यहाँ कोई वजूद नहीं, उनको यहाँ तिजारत करना है, व्यापार करना है। सूरत में गुजरात से उन्होंने व्यापार करना शुरू किया। आखिर क्यों वो इतने बड़े मुल्क पर और ऐसे ताकतवर लोगों पर जिन्होंने इतनी ताकतवर और इतनी बुलंद इमारतें बनाई, उन पर आखिर कैसे हावी हो गई और उनको अपना गुलाम आखिर कैसे बना दिया? सवाल इस बात पर है। तो उन लोगों ने सब कुछ बनाया, लेकिन उन लोगों ने एजुकेशन पर ध्यान नहीं दिया। और मेरा मानना है, बल्कि सिर्फ मानना नहीं, बल्कि मेरे इस बात पर 100% 100% यकीन है कि अगर उस वक्त में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसी 2-4 यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान में कायम हो जाती, तो मैं समझता हूँ कि देश कभी गुलाम होने वाला नहीं। मतलब कहने का ये है कि हम जो गुलामी की जंजीरों में जकड़े, वो इस वजह से जकड़े कि हमारे पास सब कुछ था, लेकिन हमारे पास तालीम नहीं। आज भी मेरे भाई, मुझे बड़ा दुख होता है इस बात को देखकर कि मुसलमानों के पास एक तरफ जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी कारें हैं उनके पास, और बड़े अच्छे अच्छे मोटरसाइकिल से उनके बच्चे घूमते हैं, लेकिन वहीं तालीम में, एजुकेशन में हम लोग बहुत पिछड़े हो गए। इस बात पर ज़रा गौर करने की और बड़े सोचने की ज़रूरत है। कामरान सर कह रहे थे कि 2 रोटी हम कम खाएं, लेकिन हम बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं। मैं तो कहता हूं कि अगर मुसलमान सिर्फ गोश्त भी कम कर दे तो बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते। मुसलमानों को आप यकीन मानिए कि 2 चीज़ों ने बहुत बर्बाद कर रखा है, एक तो गोश्त में और एक इनके आपस की लड़ाई में। आपस में मैंने स्कूल भी चलाया है, मैंने कोचिंग भी चलाई है, और मैं बहुत साल से एजुकेशन लाइन में हूँ। जैसे बताया इन्होंने, कई किताबें भी मैंने लिखी, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स भी अटेंड करने का अल्लाह ताला मौका देता है आप लोगों की दुआ। तो जब स्कूल हम चला रहे थे, कोचिंग चला रहे थे, तो हमने देखा कि मुसलमान गोश्त की दुकान पर जब जाएगा तो वहाँ 1000 रुपये किलो भी हो जाए उसे वो ले लेगा, लेकिन वो सौदेबाजी कहाँ करेगा जाकर? सौदेबाजी करेगा कोचिंग में जाकर, सौदेबाजी करेगा किताबों की दुकान पर जाकर, सौदेबाजी करेगा स्कूलों में जाकर। गोश्त में सौदेबाजी नहीं करेगा, 1000 रुपये किलो भी होगा तो खाएगा। बल्कि हमारी इस कौम में ऐसी एक प्रजाति भी है जो बगैर गोश्त के खाने नहीं खाती। मेरे कई दोस्त हैं, हम दायनी मोहत में, वहाँ मैस है हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी, हमारे दोस्त हैं सब, तो वहाँ कुछ वक्त ऐसे होते हैं, कामरान जानते हैं, शुमाइम भी जानते हैं, कि हफ्ते में
4-5 टाइम पूरे हफ्ते में 4-5 टाइम ऐसे होते हैं कि उनमें कोई सब्जी मिलती है, गोश्त मिलता है, तो उन वक्तों में खाना ही नहीं खाते थे। बताइए, तो ऐसी प्रजाति हर जगह है। मैंने कई लोगों ने सुना, वो बड़े फखरिया कहते हैं, बड़ा सीना चौड़ा करते हैं, साहब हमारे बच्चे तो बिना गोश्त के खाना ही नहीं खाते। हमने कहा तुमने अपने बच्चों की आदत खराब करी, तुम्हारी आदत खराब, लड़ा रखा तुमने अपने बच्चों। अरे गोश्त खाना सुन्नत है, लेकिन 1.5 2 किलो खाना थोड़ी सुन्नत है, या रोजाना खाना थोड़ी सुन्नत है। बताइए मुझे, कोई किसी आदमी से पूछिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में कई चांद गुजर जाते थे, चूड़ा नहीं चढ़ता था, वो सुन्नत तो आप फॉलो नहीं करते। अल्लाह के रसूल को तो लौकी भी पसंद थी, लौकी तो ना खा के आप कहते कि सुन्नत है। तो ये कौन सी सुन्नत है कि हम गोश्त खाना खाएंगे, गोश्त के अलावा रोटी खाएंगे? हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला जो मुसलमानों के दूसरे खलीफा हुए हैं, उन्होंने अपने दौरे खिलाफत में ये निज़ाम बनवा दिया था। अब हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला से ज़्यादा तो हम अल्लाह के रसूल को नहीं मान सकते, उनसे ज़्यादा तो हम सुन्नत को फॉलो नहीं कर सकते। आप मेरी तरफ तवज्जो दें, बहुत अहम बात चल रही है। तो उनसे ज़्यादा हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला से ज़्यादा हम अल्लाह के रसूल को ना मान सकते हैं, ना हम उनसे ज़्यादा सुन्नत पर अमल कर सकते हैं, जिनके बारे में खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते। तो हजरत उमर जो खलीफा बने तो उन्होंने अपने यहाँ उसूल बनवा दिया, ये रूल बनवा दिया, ये कानून बनवा दिया अपने यहाँ कि 1 हफ्ते में 2 से ज़्यादा टाइम गोश्त नहीं बनेगा। 1 हफ्ते में एक घर में 2 टाइम से ज़्यादा गोश्त नहीं बनेगा। तो इसलिए मैं भी आपसे एक गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तक कौन ले रहा हूँ ना, कोई पहुँच सकता है, हम इस पैगाम को दूर तक पहुँचाएँ। कभी हम गोश्त कम करेंगे और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएंगे। हम तालीम के मसले में सौदेबाजी नहीं करेंगे, तालीम की चीज़ों में उसका असर ये होता है कि फिर हमारे जो टीचर्स जो यहाँ पढ़ाते हैं, है ना, मुझे जहाँ तक अंदाजा है स्कूलों में कम सैलरी दी जाती है और उतनी नहीं दी जानी चाहिए। मैं इस बात पे और मैं हूँ बिल्कुल, मैं टीचर्स के साथ हूँ, टीचर होने के नाते मैं टीचर्स के साथ हूँ कि जितनी कम सैलरी उसमें मजदूरों से भी कम जो है वो मामला बढ़ता है। लेकिन मैं कामरान सर की तरफ से मैं गारंटी ले रहा हूँ कि इंशाअल्लाह अगर आप यहाँ बच्चे बढ़ेंगे और यहाँ पर जो है आप लोग सही तरीके से यहाँ के लोग जो है वो बच्चों की फीस अदा करेंगे खुले दिल के साथ में, तो इंशाअल्लाह कामरान सर टीचर्स को सैलरी देने में कमी नहीं करेंगे। इतने अच्छी परफॉर्मेंस जो यहाँ आप लोगों ने देखी, अब क्या समझ रहे हैं कि बच्चों ने ऐसे ही करूँ? इसके पीछे एक मेहनत, मैडम की मेहनत है और दूसरे टीचर्स की मेहनत है। जब बच्चे कुछ कर पाते हैं, जो बच्चे घर पर फराटेदार इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं और उनके माँ बाप अनपढ़ हैं बिल्कुल, वो ये वो फिर फिर आगे जाकर वो इंग्लिश के निकाल पर, उसके पीछे मुस्तकिल इन टीचर्स का खून पसीना होता है, जब जाकर बच्चे वो क्लास मिलते हैं। तो इन टीचर्स के लिए भी और जो है वो स्कूल के मैनेजमेंट के लिए भी मेरी जो है वो खुसूसी मेरी इनके साथ जो है हर तरीके का सपोर्ट मेरा शामिल है। तो आज का दिन जहां हम इस यौम आज़ादी के तौर पर मना रहे हैं, एक आखिरी बात बताकर मैं बात खत्म करता हूँ कि यौम आज़ादी या आज़ादी का दिन 15 अगस्त हम इसे कहते हैं। 15 अगस्त में देश आज़ाद हुआ था चूँकि, तो देश की गुलामी वहाँ से शुरू हुई। 1611 से देश की गुलामी शुरुआत हुई और 1757 में नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों के खिलाफ पहली जंग लड़ी। उसके बाद फिर शामली की लड़ाई हुई। अभी कामरान सर बता रहे थे, एक अंग्रेज़ ऑफिसर था यहाँ पर फील्ड मार्शल रॉबर्ट, उसने एक किताब लिखी माई 41 ईयर्स इन इंडिया। तो उसमें उसने लिखा है, यानी भारत में मेरे 41 साल, उसमें उन्होंने लिखा है कि देश की आज़ादी की लड़ाई में 1857 की जंग आज़ादी के बाद ये हुआ कि मेरठ से लेकर दिल्ली तक शायद ही कोई पेड़ ऐसा बचा हो जिस पर किसी आलिम की लाश न लटकी हुई। फिर उन्होंने आगे लिखा कि 40 उलेमा को एक साथ लाया जाता और उन्हें आग में भून दिया जाता और दूसरे 40 को उसके लिए दिखाया जाता। अब सवाल आगे ये है, उस पर बहुत सारी बातें आप सुन लेंगे, बहुत सारी, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, हालांकि मैं उनके बारे में मैं आपको हज़ारों नाम गिनवा सकता हूँ, हज़ारों उलेमा की जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी। और जब से अंग्रेज़ आए और 1947 तक का मैं सारा इतिहास आपके सामने रख सकता हूँ, आप लोगों के सामने आता रहता होगा। लेकिन जो चीज़ें हुई वे हो गई। अब सवाल ये है कि हमको करना क्या है, इस पर बात होनी चाहिए। हम सिर्फ परेशानियां गिनाते रहें, हम रोते रहें,
क्या रोना धोना हमारी किस्मत में लिखा है? मुसलमानों की किस्मत में रोना धोना लिखा है? नहीं। किसानों हमें पीट दिया गया, हमें मार दिया गया, हमारे साथ ये जुल्म हो गया, ये बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, है ना, जब हम इस तरह की फटाकेदार भाषा बोलते हैं। नहीं, सवाल ये हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं इससे? तो ये तो हो रहा है, कर रहे हैं लोग आपके ऊपर जुल्म, लेकिन सवाल ये है कि आप कर क्या रहे हैं अपने आप को जुल्म से बचाने के लिए? आज़ादी का मिलना एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन उससे ज़्यादा कई बड़ी बात ये है उस आज़ादी की हिफाजत। ये उससे बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, और उस आज़ादी की हिफाजत तभी हो पाएगी जब हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, हम खुद जानकारियाँ हासिल करेंगे, हम खुद गलत कामों से बचेंगे, हम बीड़ी सिगरेट और दूसरे जो गलत काम हैं, हम जब उन चीज़ों से बचेंगे तभी हम अपने बच्चों को बचा पाएंगे, तभी हम इस समाज को अच्छा बना पाएंगे, तभी हम इस देश को अच्छा बना पाएंगे। हमें शिकायत रहती है कि साहब बैंक में लोग रिश्वत लेने वाले बैठे हैं, पुलिस में रिश्वत लेने वाले बैठे हैं, वो अधिकारी रिश्वत लेने वाला, वो नेता रिश्वत लेने वाला, उसने भ्रष्टाचार कर लिया, उसने ये कर लिया। अरे भाई, मैं सवाल ये करता हूँ, मैंने तो एक प्रोग्राम में पुलिस ऑफिसर से सवाल पूछा, मैंने कहा ये बताइए आप लोग क्या इसी समाज से नहीं निकले हैं? ये लोग ये कहीं आसमान से थोड़ी टपक गई। हम इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि हम इन बच्चों को जैसा बनाएंगे ये बच्चे वैसा ही आगे जाके बनेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर हम आज़ादी को बचाना चाहते हैं तो हमें दूसरों की आज़ादी को भी ख्याल रखना होगा। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम चाहते हैं कि हमें साफ सफाई मिले, ये हमारी आज़ादी ये हमारी आज़ादी का एक वो है कि हमें साफ सफाई मिले और हम आज़ाद घूम सकें, तो हमें दूसरों के लिए भी ये माहौल बनाना पड़ेगा कि दूसरों को भी साफ सफाई मिले, हम गंदगी ना फैलाएं और हम ऐसा माहौल बनाएं जहाँ सब प्यार मोहब्बत से आपस में रह सकें। मैं इन्हीं बातों के साथ, मेरी बात थोड़ी सी लंबी होगी, मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन मैं ज़रूरी समझ रहा था ये सब बातें बतानी। मैं अपनी बातों को इख्तिताम देता हूँ। एक बार और सबको यौम आज़ादी की तहे दिल से मेरी तरफ से मुबारकबाद, और मैं भी शुक्रगुजार हूँ अपने छोटे भाई मोहतरम जो है वो कामरान सिद्दीकी साहब, इनके वालिद साहब भी आ चुके हैं, इनका भी शुक्रगुजार हूँ कि माशाल्लाह नीचे आते हैं कि ये समाज के लिए एक मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और मैं तमाम टीचर्स का, प्रिंसिपल का, बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा और इस प्रोग्राम की जीनत होने का इतने बड़े इवेंट के मौके पर मुझे आपने मेहमानी की चीफ गेस्ट बनाया। मैं इसका शुक्रगुजार हमेशा रहूँगा। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।